प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक मरतबा फिर बात करते हैं एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से, जिसमें नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो 14 जनवरी से समाअत करेगा। और नैब ने नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद भट्टी बताइएगा कि अब जो नवाज शरीफ साहब की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, अपडेट कीजिए हमें मजीद। बिल्कुल, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कैसे सफदर को जो सजा दी गई थी वो सजा मुअत्तल कर दी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें मौके पर विचार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा मुअत्तली के मामले में हार्डशिप के असूल को मद्देनजर नहीं रखा और उसमें उनका ये कहना था कि ये इस मामले में अगर कोई ऐसा मुल्जिम हो जो कि शदीद बीमार हो, उसकी जान को खतरा हो, या फिर ऐसा मुल्जिम जिसको ये सालों साल से जिसकी अपील ना सुनी जा रही हो, तो उस मामले में हार्डशिप का असूल लागू किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं थी। सुप्रीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजरत ने फैसला किया, कानूनी जो मामला थे उनको मद्देनजर नहीं रखा। अमजद भट्टी साहब, सिर्फ एक बात छोटी सी ये कि उमूमी तौर पर आप कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट और एक्सटेंसिवली आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कवर किया है। जो सजा मौतली के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं, तो वो फैसला तो शायद कल अदम करार नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल का तयन करना मकसूद है, हार्डशिप के प्रिंसिपल का, ये फरमा रहे हैं आप। उसमें देखेंगे कि अगर इसमें यकीनी तौर पर सजा जो मौतली है उसका फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है और नैब की अपील मंजूर हो सकती है। उसमें उन्होंने ये देखना है कि क्या इसमें हार्डशिप का असूल जो है वो इस मामले में लागू होता है या नहीं। ये कि कानूनी जो एक मामला था इसकी तशरीह के लिए लार्जेस्ट बेंच तश्कील किया गया है। अगर इसमें अब ये चीज साबित हो जाती है, नैब के जो वकील हैं वो प्रोसिक्यूटर जो है वो यहाँ पर दलाइल देंगे और उससे ये साबित हो सकता है, तो अगर हो जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में हार्डशिप का इतलाक नहीं होता, कोई ऐसे हंगामी हालात नहीं थे जिसके तहत शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तल करने आप ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सजा मुअत्तली का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। उमूमी तौर पर जो कानूनदान है वो ये कहते हैं कि हायर कोर्ट का सजा मुअत्तली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ना चैलेंज होता है ना सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करती होती है, तो यहाँ पर एक पहला केस इस तरह का हो सकता है, आप ये कह रहे हैं। यकीनी तौर पर मखसूस हालात के तहत में देखें, जो एक इसमें जो कानूनी जो पॉइंट जो सामने आएगी यही है कि इस मामले में तो जो है कोई इस तरह के कोई हालात नहीं थे, कोई हंगामी हालात नहीं थे, नहीं होता कि कोई ऐसा इशू नहीं था, ना कोई इतनी ज्यादा अरसा शरीफ फैमिली को जेल में गुजर गया था जो अपील ही नहीं चली की, या खुदा खासा कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं थी कि नवाज शरीफ जो है वो उनको बीमार हो, कोई ज्यादा कोई ऐसी क्रिटिकल कोई कंडीशन हो। सब हालात कोई बात जो आज सामने आई कि हार्डशिप्स के असूल को मद्देनजर नहीं रखा गया और उस पर बात हुई है। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने हमें सारे मामले पर अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील 10 दिन में मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत हुई थी। फैसल साही की रिपोर्ट देखते हैं। के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल था। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मरकजी अपील के साथ मुकर्रर की जाए। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। नवाज शरीफ ने जल्द अपीलें मुकर्रर करने की दरखास्त गुज़िश्ता रोज दायर की थी। अदालत ने ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तफसार किया कि आप अपनी अपील समाअत के लिए मुकर्रर करवाने आए हैं, जिस पर मुआविन वकील ने अदालत से ख्वाजा हारिस का इंतजार करने की इस्तदा की। ख्वाजा हारिस के आने पर केस की मुख्तसर समाअत में अदालत ने 10 रोज में नवाज शरीफ की मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। फैसल साही, पब्लिक न्यूज, इस्लामाबाद। तो अब मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की जो दरखास्त थी उसके बारे में पिछली समाअत पे यह फरमाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जब तक अपील मुकर्रर नहीं हो जाती समाअत की तब तक सजा मुअत्तली की दरखास्त पर हम फैसला नहीं देंगे। तो अब आज ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उसके बाद अब जो मरकजी अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर की गई और अदालत ने यह कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की जो अपील है वो 10 दिन में मुकर्रर की जाए। ये हुक्म दिया गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब
से गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, तो अब उससे मंजूर किया गया है कि 10 दिन में अपील समाअत मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, बताइएगा, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और 10 दिन में अब समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया गया अपील को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नवाज शरीफ को जब एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में सजा दी थी 7 साल की कैद बामुशक्कत, उसको चैलेंज किया गया था, अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसी को उसकी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से कल ये दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ के वकला की जानिब से, जिसे आज 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने समाअत की है। इसमें जस्टिस उमर फारूक जो है वो शामिल थे, उसके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। तो आज जब समाअत हुई, अब ये हुक्म दिया गया है कि 10 रोज के अंदर अंदर इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त है वो भी इसके साथ सुनी जाएगी। तो 10 रोज के अंदर अंदर ये समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसल सही, 10 रोज के अंदर अंदर इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मरकजी अपील को साथ ही उनकी सजा मौतली और जमानत की दरखास्त भी सुनी जाएगी। इससे पहले का काफी पुराना मामला हो चुका है एवन फील्ड के हवाले से, उसमें सजा तो मुअत्तल हो चुकी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन जो मरकजी अपील थी एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ, वो अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। वो कब मुकर्रर होगी? उसके हवाले से ख्वाजा हारिस साहब ने भी कोई बात नहीं की। जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और 14 जो जनवरी है उसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। आज वो सजा मुअत्तली की है, मरकजी अपील नहीं है वो एवन फील्ड की। मरकजी अपील तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी नहीं गई एवन फील्ड की। ऑलरेडी उनकी सजा मुअत्तल है और वो जो है उस पर तो जमानत पर रहा है। बिल्कुल दूसरी अपील है, ये भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन ये जो अब नई जो अपील है जिसमें अल अज़ीज़िया वाली, ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इसके हवाले से बार बार दरखास्तें दायर की जाती रही नवाज शरीफ की जानिब से। जो पहले समाअत हुई जो जमानत की, तो उस पर जो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला है उनका यही कहना था कि जो मरकजी अपील है वो तो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, उससे पहले हम ये कैसे सुन ले। तो इस हवाले से फिर कल एक दरखास्त दायर की गई थी कि मरकजी अपील को सुना जाए, क्योंकि छुट्टियां भी चल रही है 9 जनवरी तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक और बात छोटी सी ये बताइएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि जो नैब गई हुई है एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी भी अपील है वहां पर कि सजा ज्यादा की जाए और खासतौर पर फ्लैगशिप में सजा नहीं दी गई, वहां पे कुछ दी जाए सजा, उनको क्लब किया जा सकता है इस नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो अपील आई उसके साथ? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक उस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि इनकी नवाज शरीफ की जानिब से अर्ली हियरिंग की ये तो एप्लीकेशन दायर की गई थी। लेकिन अब नैब भी यकीनन सोचेगा, जब एक तरफ जब नवाज शरीफ की जानिब से जो दरखास्त आ गई है तो नैब भी यकीनन कोई ऐसा स्टेप लेगा। लेकिन ये दोबारा नैब की अब अपनी प्लानिंग होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरफ नवाज शरीफ के सामने से दरखास्त सामने आई कि अगर इसको जल्द सुना जाए, तो वो आज समाअत के जो 2 रुकनी बेंच है उससे ये कहा है कि 10 रोज के अंदर अंदर ये है समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया फैसल साहब सारे मामले पर। और लाहौर सेफ सिटी पर भी लेस्को की डगर पर चल चुका है। अब ओवर बिलिंग की तरह सेफ सिटी भी इकट्ठे चालान करने लगा है। शहरी को इकट्ठे 24 चालान थमा दिए। शहरी अदनान को चालान की मद में 15,000 रुपए जुर्माना किया गया। तो लेस्को जिस तरह से हम पहले देखते रहे हैं कि ओवर बिलिंग कर देता है, उतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं हुए होते जितने चालान भेज दिए जाते हैं, तो यहां पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी अब यह काम स्टार्ट कर दिया है। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ हैं। रमजान, ये एक ही दिन के चालान है या मुख्तलिफ दिनों के चालान है या मुख्तलिफ महीनों पर मुहित ये चालान है जो एक दिन ही भेज दिए गए शहरी को? जी बिल्कुल, ये सेफ सिटी लेस्को के डगर पर जो है वो चल पड़ा है और बिलिंग की तरह ये सेफ सिटी भी इकट्ठे चलान जो है वो करने लगा है। और एक शहरी का ये चलान है जो 24 चलान जो उसको थमा दिए गए हैं, इस पर वो इंतहाई परेशान है। और उसका ये कहना है कि ये जो चलान है ये बिला वजह किए गए हैं और अदनान नामी ये शख्स है जो घर में ये चलान आए हैं, उसने बाकायदा तौर पर मुतालबा किया है कि ये जो चलान किए गए इकट्ठे ही 124 उनके घर में जो है ये अफसाद उसी टाइम जो उसकी जो गाड़ी है वो रोड पर खड़ी थी और पकड़ लिया गया था। लेकिन ये कहना है कि ये चलान जो है ये गलत हुए हैं, क्योंकि इतने 24 चलान जो घर में एकदम से पहुंचे हैं, जिस पर वो हैरान है। और हुकूमत पंजाब और सेफ सिटी के जो अफसरान हैं उनसे काफी ज्यादा वो नाला नजर आए। उनका ये कहना है कि जो चलान की मद में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है और इससे हमें छुटकारा दिलाया। ये भी बताएगा मिर्जा रमजान बेग कि चलान के पैसे कितने जो कि उसको जमा करवाने? 15,000 रुपए जुर्माना है इनका? जी बिल्कुल, 15,000 रुपए इनको जुर्माना किया गया है। और जाहिर सी बात है 24 चलान जो है वो
यकदम से इनके घर में जब पहुंचे तो 24 चालानों की मद में ये 15,000 रुपए बनते, जो अफसरान बाला ने इनको कहा कि आप जमा करवाएंगे तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो छूटेगी। मिर्जा रमजान, ये बताइएगा कोई फोरम है ऐसा? बहुत से लोगों को शिकायत आ रही है आजकल लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी के इस चालान वाले मामले से, तो कोई फोरम ऐसा है जहां पर शहरी जा सकें, जाकर बता सकें कि ये चालान गलत किया गया, सही किया गया, क्या शिकवा है उनका? जी बिल्कुल, ये पहले भी याद होगा, एक हफ्ता पहले जो एक शहरी के घर में जो है 6 चालान इकट्ठे भिजवा दिए गए थे, और इसी तरह अब ये दूसरा जो वाकया है वो मंजर आम पर आ गया है, जिस पर जो है शहरी जो अदनान है वो काफी ज्यादा परेशान है। तो उसका ये कहना है कि एकदम से ये चालान जो है लाहौर शहर में पता नहीं कितने लोगों के जो है चालान किए गए हैं, और 10 से 15 बारहा ये शिकायत आ रही है लेकिन उनका अजाला नहीं हो रहा है। और आज तो एक अनोखा वाकया आ गया कि 24 चालान एक साथ ही पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपने मिर्जा रमजान बेग, हमें अपडेट किया। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इन पब्लिक न्यूज रूम, हमारे साथ रहिए। अब कुछ बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का हतमी फैसला कर लिया है और फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर काबीना इजलास में अहम मुशावरत होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि इस वक्त फौजी अदालतों की मुद्दत में जो तौसी का हतमी फैसला किया गया है उस पर काबीना में क्या मुशावरत होगी, ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का हतमी फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक फौजी अदालतों की तोसी के लिए मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। अपोजिशन से भी मुशावरत होगी। फौजी अदालतों में तोसी का मुसव्वदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने तैयार किया। फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर काबीना इजलास में भी मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातों को फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की हमायत के लिए आमादा किया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन जमातों को माइल करने के लिए खसूसी कमेटी को टास्क देगी। जराये के मुताबिक हुकूमत फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद मिलेगी। हुकूमत फौजी अदालतों में तोसी से कब्ल इत्तेहादियों को भी एतमाद मिलेगी। तो टिका खान सानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। टिका खान सानी, बताइएगा कि अब हतमी फैसला कर लिया गया कि बहरहाल एक्सटेंशन दी जाएगी और अपोजिशन को भी इस पर एतमाद में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चूँकि मामला पार्लियामेंट में ले जाना ज़रूरी है, तौसीक के लिए इस हवाले से मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। वजारत कानून और वजारत दाखिला ने बाहमी मुशावरत से मुसव्वदा कानून जो है वो तैयार किया है, जिसके बाद अब काबीना के इजलास में इसको पेश किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी ताकि उनको माइल किया जा सके, इस मामले पर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहती है हुकूमत इस मामले पर, चूँकि इससे पहले भी तमाम जमातें जो थी वो इस मामले पे हमायत के लिए तैयार हुई, उसके बाद ही मामला पार्लियामेंट में ले जाया गया, जिसके बाद 2 साल की पहले ही तोसी हो चुकी है। चूँकि मिलिट्री कोर्ट जो हैं ये साहने APS के बाद बाकायदा कायम की गई थी, उसके बाद अब तक 717 केसेस इसमें दहशतगर्दी के जो है इस पेश किए गए, जिसमें से मुतअद्दिद जो है उसके फैसले हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग्स हैं। इसमें से कम से कम 310 सजाएं मौत दी गई लोगों को, जिनमें से 56 पे अमल दरामद कर लिया गया है और बाकी 254 जो हैं वो अभी रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कम से कम 5 साल उम्र कैद थी, और कुछ लोगों को रहा भी किया गया, लेकिन बहुत सारे अभी केसेस 137 केसेस पेंडिंग है। इसके अलावा दीगर अभी सजाए मौत होना भी। इस बारे क्या तफसील सामने आ सकी कि मुसव्वद किया गया है, पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में भी, इस दफा कितनी एक्सटेंशन की बात हो रही है मजीद? जी मज़ीद 2 साल की तोसी होगी, चूँकि 2021 तक इसकी तोसी जो है वो बाकी है। चूँकि एक ज़रा कहते हैं कि अभी तक मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मार्च 2019 में ये मुद्दत ख़त्म होगी, उसके बाद मार्च 2021 तक इसकी तोसी जो है वो की जाएगी। हुकूमती ज़रा जो है वो कहते हैं कि एक खसूसी कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम जमातों को आमादा करेगी, चूँकि ये कौमी इशू है और गुज़श्ता रोज़ भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को 2 बड़ी जमातों को एतमाद में लेना जरूरी है, चूंकि हुकूमत तन्हा इसको पास नहीं कर सकती। जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें से किस किस की जानिब से एतराज़ जा रहे हैं, क्या एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, बताइएगा टिका खान सानी। और फिर कमेटी जो बनाई जा रही है उसमें कौन कौन होगा? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं हो सकी एतराज़ की, लेकिन ये कुछ हल्के कह रहे हैं कि चूँकि मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, इस वजह से शायद तोसी में शायद रुकावट हो। लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के बाकायदा तर्जुमान और दीगर तरफ से कोई भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं आया या मुखालफत सामने नहीं आई। दूसरी तरफ PMLN की तरफ से भी मुखालफत सामने नहीं आई, चूँकि ये नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई थी और तोसी भी नवाज शरीफ के दौर में ही हुई। उसके बाद पीपल्स तहरीक इंसाफ उस वक्त मुखालफत नहीं कर रही थी, आमादा थी हमायत की
और इस मरतबा चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी उनको एतमाद में लिया जाएगा, तो यानी तमाम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन जमातों को लिया जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन का हतमी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आपने हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस, उसकी अब कुछ बात कर लेते हैं। IPPs को जो जायद अदायगियां की गई उससे मुताल्लिक केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि लोगों को बिजली मिल रही है, ना ही सनतों को। आम निर्ख से बढ़कर रेट लगा दिया गया है और IPPs को अरबों डॉलर देकर भी क्या कुछ नहीं मिला। अरबों रुपए ऐसे ही अदा कर दिए गए। मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर क्या कहा, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद भट्टी बताइएगा, क्या रिमार्क सामने आए इस केस में? जी, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में बिजली पैदा करने वाली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, IPPs जो हैं, इनको मुआवजों की अदायगी का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता तारीख समात जो लाहौर में हुई उसने इस मामले का नोटिस लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और आज जो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, इसके तहत तो इन IPPs को 159 मिलियन से ज्यादा अदायगियां की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर जो सेक्रेटरी पावर है उन्होंने बताया कि हम फ्यूल और कैपेसिटी की मद में ये पेमेंट करते हैं, बिजली लें या ना लें कैपेसिटी पेमेंट करते रहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने IPPs के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि दुनिया भर में तो ये एग्रीमेंट मनसूख किए जा रहे हैं, जबकि ये गुज़श्ता दौर में ये जो मुआहदे किए गए ये हमारे गले का फंदा बनते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ये कहना कि चाहे IPP बिजली बनाए या ना बनाए, अवाम के करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और इस हवाले से क्या ये लोग डार्लिंग से करोड़ों रुपए का डेट बन गया, लोगों को बिजली नहीं मिली, सनतों को भी बिजली नहीं मिली, लेकिन IPPs को पैसे मिलते रहे। इस हवाले से जो सेक्रेटरी अभी पावर थे, नुमाइंदे थे उनके, उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जिसमें बताया जाएगा कि IPPs को अदायगियों का तरीकाकार, कितनी बिजली वो पैदा करते हैं। भट्टी साहब, ये मुआहदों के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए कि ये हमारे गले का फंदा बने हुए और आवाम को इसकी वजह से ज्यादा पैसे चुकाना पड़ते हैं, तो मुआहदे कब तक के लिए हैं, इस बारे कोई बात हुई आज समाअत के दौरान? इस हवाले से तो बात नहीं हुई, लेकिन आज इस वक्त जो वज़ारत पानी बिजली के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसने उनकी पहले तो ये भी सीधा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस कहना था कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है जो आप वज़ीर आज़म को भी देते हैं और यहाँ पर भी हमारे सामने वो पेश कर देंगे। और आज समाअत के मौके पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वफाकी वज़ीर बिजली हैं उमर अयूब, उनको भी तलब कर लिया और कहा कि उनकी वज़ीर जो बिजली हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में वो आए और सुप्रीम कोर्ट में आकर बताएं। जब दोबारा समाअत हुई तो उसमें अब वो उमर अयूब तो नहीं आए, लेकिन दोबारा जो वजारत की सदा पर अब इस केस की समाअत तो आइंदा मंगल तक मुलतवी की गई है और साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर तमाम ब्रीफिंग दी जाए, प्रेजेंटेशन दी जाए कि IPPs को कितने पैसे दिए और उसके अगेंस्ट उन्होंने तो ये भी अमजद ये भी कहा गया है कि अगर ये मामला यहाँ नहीं हुआ तो फिर हम नैब को भी भिजवा सकते हैं, तो इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अदालत तमाम तर मामलात का जायजा लेगी। हमें तरीकाकार बताया कि किन एग्रीमेंट के तहत क्या वो इस तरह की SOPs हैं जिनके तहत आप IPPs को जो है वो पेमेंट करते हैं। बिजली तो मिलती नहीं है और पेमेंट कर दिया। अगर अदालत ने देखा कि इस मामले में कोई शफाफियत नहीं है और इसमें जो कानूनी तकाज़े को मद्देनजर नहीं रखा गया, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन ये दी है कि ये मामला नैब की काज के लिए भिजवाया। तो यानी अगर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और उसमें मौजूद हुए तो यकीनन ये मामला नैब को भी भिजवाया जा सकता है ताकि उस पर मजीद तहकीकात हो सके। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने हमें तफसील से आगाह किया। सिंध भर में जारी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और सनतों को एक बार फिर रोड पर आने का खौफ सताने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं। ना बिजली ना पानी, गैस की फराहमी भी बन गई कहानी। कराची में गैस बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों को सहूलत फराहम करती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। दफातर का रुख करने वाले शहरी घंटों बस स्टॉप पर सवारी का इंतजार करने पर मजबूर। गैस के बहरान ने घरों के चूल्हे भी ठंडे करके रख दिए। घर में जो है वो रोटी लेने निकलते हैं तो जाओ जी लाइन में लग जाओ तंदूर पे। फर्स्ट टाइम कराची में ये तब्दीली के बाद गैस लोड शेडिंग हुई है, इससे पहले कभी भी लोड शेडिंग नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जरिया माश के लिए सरगर्दा रक्षा ड्राइवर भी रोज रोज की CNG की बंदिश से परेशान। तर्जुमान SSGC के मुताबिक SSGC के सिस्टम में गैस प्रेशर की कमी का सामना है। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन गुज़िश्ता रात 10 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे।
इस सारे मामले पर बात करते हैं। फरीद फारूकी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। फरीद फारूकी, ये बताइएगा, इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, यहाँ पर वज़रा ने आकर अश्योरेंसेस दी, उसके बाद वज़ीर आज़म इस पर सब मामले पर खुद इंटरेस्ट लेते रहे, उसके बावजूद ये बहरान नहीं जा रहा। अब वजूहात सामने क्या आ रही हैं? जी बिल्कुल, कराची में जो सर्द मौसम है इसके साथ ही जो है गैस का बहरान भी शुरू हो गया है और ये बहरान दिन ब दिन शदीद इख्तियार करता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो घरेलू सार्फिन हैं वो हमें परेशान नज़र आते हैं, वहाँ गैस घरों में दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा जो सनतें हैं, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, वहाँ भी गैस दस्तयाब नहीं है। बिलखुसूस ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन जो है CNG स्टेशन बंद हैं। ख़ास तौर पे जो रक्षा, टैक्सी और वैन्स हैं वो काफ़ी अर्से पहले CNG पर ट्रांसफ़र हो चुके थे उनके इंजन, और अब पेट्रोल पे नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ जो शहर में आए रोज़ गैस की प्रेशर की कमी का बहाना बनाकर सुई सुदरन गैस कंपनी की जानिब से तकरीबन कोई 36 घंटे के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से रक्षा, टैक्सी, ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ये जो ख़ास तौर पे जो टैक्सी और रक्षा वाले हैं, इनका कहना यह है कि या तो हमेशा के लिए CNG बंद कर दी जाए ताकि हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल पर ले आएँ। इसके अलावा जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती है तो शहर कराची के जो बासी हैं वो ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। आज भी ख़ास तौर पे घरेलू सार्फिन की जानिब से नॉर्थ कराची में गैस ना मिलने की वजह से एक बड़ा एहतजाज किया गया है और आवाम अब सड़कों पर नज़र आती है। जी, तो ये भी बताइएगा फरीद फारूकी कि सुई गैस, इस पर क्या कि गैस प्रेशर की वजह से ये उसमें कमी है, उसकी वजह से ये गैस सप्लाई नहीं हो रही, और फिर इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्या अमली तौर पर इकदाम हो रहे, नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, सुई सुदरन की जानिब से जो एलामिया जारी किया जाता है उसमें भी बड़ा तजाद नज़र आता है। एक जानिब वो CNG स्टेशंस की बंदिश करके कहते हैं कि घरेलू सार्फिन और सनतों को गैस फराम की जाएगी, लेकिन यहाँ तो CNG स्टेशन भी बंद है लेकिन घरेलू सार्फिन और सनतों को गैस फराम नहीं है। अलबत्ता CNG स्टेशन जो कल रात को कराची में तकरीबन रात को 10 बजे बंद किए गए थे और इनका टाइम दिया गया है कल जुमेरात को 8 बजे ये दोबारा खोले जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें गैस का बहरान नज़र आता है, लेकिन किसी किस्म का महकमा सुई सुदरन की जानिब से जो रिलीफ देने के इक़दाम हैं, गैस देने के इक़दाम हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। जी, बहुत शुक्रिया फरीद फारूकी। सूरत हाल से आप हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। पब्लिक न्यूज़ रूम में इधर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और इशूज़ उन पर तबसरा होगा। वेलकम बैक। बात करेंगे शहर कायद की, जिसका हुस्न बहाल होने लगा है, जिसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। कब्जा माफिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए कराची इंतजामिया ने इस हवाले से कमर कस ली है। लैंड एंटी इंक्रोचमेंट ने DMC साउथ को नोटिस जारी कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में पाक की अराजी पर कायम दफातर खाली कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी गई है। उसामा अती की रिपोर्ट देख लें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। शहरी है खुशी से निहाल, वहीं कुछ हैं इंतजामिया से नाराज। बहुत अच्छा स्टेप है और जैसे कि कल यहाँ देखा गया है कि यहाँ पर हैवी मशीनरी लाके और तोड़ा गया है, जो कि डायरेक्टर वगैरह सारे सब आए थे। बेरोजगार उनका क्या होगा, जो दुकानें टूट गए वो क्या करेंगे, जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट ने DMC साउथ के चेयरमैन को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में पार्क की अराजी पर कायम दफातर खाली करने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी गई। एक तरफ इंसदादे तजावुजात सेल की जानिब से शहर भर में कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ म्यूनसिपल सर्विसेज का अमला भी मलबा उठाने का काम जारी रखा हुआ है। लेकिन आवाम अब भी सवाल कर रही है कि मुतबादिल जगह कब फराहम की जाएगी। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ उसामा बिन अतीक, पब्लिक न्यूज़, कराची। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है, मलबा उठाने का काम जारी है, वहीं हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में पार्क्स की राजी पर जो दफातर कायम किए गए हैं उनको भी खाली करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। तो बताइएगा उसामा अतीक, अब 7 दिनों के अंदर ये दफातर खाली कराने हैं, जो पार्क्स की ज़मीन है उनको वागुजार कराना है, कितने दफातर बने हुए हैं यहाँ पर?
जी बिल्कुल, शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तो रोजमर्रा की बुनियाद पर ही जारी है। और आज मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी इलाके में ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ मलबा उठाने का काम किया गया। आज डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एंटी लैंड इंक्रोचमेंट बशीर अहमद सिद्दीकी साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन को, जिसके मुताबिक जो ख्याल दास पार्क है आराम बाग में डिस्ट्रिक्ट साउथ में, इसमें DMC के दफातर कायम थे कई, और उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन दफातर को 7 रोज के अंदर अंदर खाली कर दिया जाए, नहीं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एहकामात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जिसपे डिस्ट्रिक्ट साउथ का वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो उस के मुताबिक वो दफातर को जल्द से जल्द खाली करके लैंड एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले कर देंगे, ताकि इन्हें जल्द से जल्द मुहद्दम करा के जगह को बागुजार कराया जा सके। जी ये भी बताइएगा उसामा अतीक के पहले तो ये कहा जा रहा था कि मलबा उठाने के लिए जो मशीनरी दरकार है, फ्यूलिंग का मसला है, मशीनरी किराए पर ली जा रही है, उसके लिए फंड्स नहीं है। आज सिर्फ वही काम हुआ, तो फंड्स की फराहमी कर दी गई जो ये काम हो रहा है अभी? जी बिल्कुल, फंड्स की फराहमी जो इदारे हैं, जो सिंध हुकूमत है, वो खास करके फंड की फराहमी कर रही है। एंटी लैंड का जो इदारा है बशीर अहमद सिद्दीकी साहब और जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है KMC की, वो मलबा उठाने का काम कर रही है। गार्डन के इलाके में जो ऑपरेशन किया गया था, इस वक्त वहां से KMC की मशीनरी और जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारे हैं वो मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा जो नॉर्थ नाजमाबाद में ऑपरेशन किया गया था, नागन चुरंगी से लेके अंडा मोड़ तक, वहां 150 से ज्यादा दुकानें गिराई थी। वहां हमने देखा कि रात भर KMC का अमला वहां पे कार्रवाई कर रहा था, मलबे को उठा रहा था, लेकिन आज उनका अमला वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर आज के रोज लोग अपनी मदद आपके तहत मलबे को उठाने के और रोड से उसको साइड पे करने का काम जारी रखे हुए थे। तो मलबे को उठाने में सबसे पहले जो सरिया है उसको निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पड़ा जो सरिया है वो चोरी होने के भी बेशतर मनाजिर हमने देखे। उसके बाद सिटी वार्डन की टीमों को वहां तैनात किया गया ताकि किसी किस्म का चोरी के वाकयात पेश ना सके। और इस वक्त KMC म्यूनिसिपल सर्विसेज का जो अमला है वो शहर भर से को उठाने का काम कर रहा है। इस वक्त 2 डंपिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मलबा उठाने का काम इस वक्त जारी है। उसामा अतीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा PSP हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक जो इल्जाम कह लें या फिर जो शिकायत की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने एलैबोरेटेड एंटी इंक्रोचमेंट मिशन की हिदायत नहीं की थी जितना कर दिया गया मेयर कराची की तरफ से, इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़? और ओवरऑल मतलब आप समझते हैं कि जिस तरह से ये सब काम चल रहा है, ये शहरियों के हक में ही अल्टीमेटली कराची का हुस्न बहाल होगा? देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि मेयर कराची ने और कुछ चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि एक कमेटी जो है वो फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद जो जहां से इंक्रोचमेंट जो है वो साफ होगी, वहां पे अगर उनको ऑल्टरनेट देना हो, चीजें करनी हो तो वो करेंगे। दूसरी तरफ मेयर कराची ने खुद कहा था कि जी ये सिर्फ नालों पे से और पार्कों में से होगी, बिल्कुल जो है वो करें, इसको बिल्कुल जरूरी है। शहर की चीजों को बेहतर करना है, बारिशें होती हैं, दीगर मामला हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये समझ में नहीं आ रहा। कल भी मेरी जो इनके एंटी इंक्रोचमेंट के जो चीफ है इस वक्त कराची को जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि मेरे पास ये लांडी का एरिया है, वहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि जी दुकानें खाली कर दें। सही। वहाँ पे ना रोड की एक्सटेंशन है, वहाँ पे ना कोई मामलात हैं और ये पैनिक पैदा की जा रही है। उनके जुमले ये थे कि आसिफ साहब इस तरह की पैनिक की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं और ये जानबूझ के कुछ लोग कर रहे हैं। कौन इसको मॉनिटर कर रहा है कोई नहीं पता। कहीं KDA जाकर तोड़ रहा है, कहीं KMC जाकर तोड़ रहा है, कहीं DMC जाकर तोड़ रहा है और ये बहुत से लोग अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं, बहुत से लोग पैसे के मामला की वजह से जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अजीब सी शहर में पैनिक जो है वो पैदा की गई है। ये जो पैनिक की आप बात कर रहे हैं आसिफ हसनैन साहब, उर्दू बाजार का भी जो मामला है, वहां पर जब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात हो रही थी, वहां पर ऑपरेशन होना था, उसको बहरहाल अभी तो कह दिया गया कि जुम्मे तक रोक दिया गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उर्दू बाजार में तजावुजात नहीं और फिर वहां पर उनको हटाना, इतनी पुरानी दुकानें हैं, वहां पर भी हमें रिएक्शन और पैनिक सामने आज दिखाई दिया? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा, उर्दू बाजार समेत कोरंगी 5.5 पे 250 दुकानें गिराई गई। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में ये गार्डन में जो दुकानें गिराई गई हैं, ये तो शायद हम कराची में बचपन से देख रहे हैं, मतलब आज की नहीं है। और अगर ये सारी चीजें अगर करनी है आपको तो भाई मतलब इसका सिस्टम होगा, इसका मैकेनिज्म होगा ना।
कि भाई ये एक आदमी शहर से कौन मॉनिटर करेगा, तमाम इदारे उसको जवाबदेह होंगे। अगर कहीं गलत होगा तो उसको कंपनसेट करेंगे, ऑल्टरनेट देंगे। लेकिन ये कोई समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त शहर में। सारे इदारे अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा अगर वैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आता, तो इस पर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते वो तमाम लोग जिनको शिकवे शिकायत हैं इस सारे मामले से? सर देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है पूरे शहर में कि लोग परेशान हैं, इसलिए कि लोगों के पास पहले ही रोजगार नहीं है, पहले ही लोग पिसे हुए हैं, मुश्किल में है। क्या वो वकील करेंगे, क्या वो इतनी फीसें देंगे? आप इनसे अगर ये पूछें कि आपने कितनी ऐसे इलाके हैं डिफेंस के इर्द गिर्द जहाँ पर आपने इंक्रोचमेंट साफ की है, PCHS में कितनी इंक्रोचमेंट साफ की है? सर आपकी तो प्रॉपर एक बड़ी पार्टी है, आप लोग तो कम से कम इन लोगों की आवाज बन सकते हैं, आप तो एक वकील इनको मुयस्सर करा सकते हैं। सर लगे हुए हैं, मैं कोरंगी 5.5 खुद गया परसों, मेरी इफ्तिखार साहब से, कमिश्नर साहब से आप लाइन पे ले सकते हैं, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदारा कमेटी बना दें। ये सारे वो लोग हैं रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। कोई कमेटी बनानी चाहिए जो मॉनिटर करे, आपकी जानिब से तजवीज़ दी गई। बहुत शुक्रिया। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे मजीद इश्यूज के साथ। हमारे साथ पब्लिक न्यूज़ रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे कि रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने की तजवीज़ किसने दी। तो कमेटी को तहलील करने से मुतालिक तजवीज़ से वजारत मजहबी उमूर भी लाइल्म है और ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रोयत हिलाल कमेटी की तजवीज़ वफाकी वज़ीर की है, हमें इल्म नहीं है। रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करने और रोयत से महकमा मौसमियात से मदद की तजवीज़ वफाकी वज़ीर की है। इस पर वफाकी वज़ीर और जो दीगर वजारत है मजहबी उमूर की, उनको आगाही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दौर में रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से कानून साजी की कोशिश की गई थी और 18वीं तरमीम की वजह से रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से कानून साजी नहीं हो सकी। जी हाँ, तो रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म करने की एक तजवीज़ है जो कि वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब की तरफ से दी गई, लेकिन वजारत इससे लाइल्म है और ज़राए वजारत मजहबी उमूर आप ये कहते हैं कि रोयत हिलाल कमेटी की तजवीज़ वफाकी वज़ीर की है, लेकिन हमें इल्म नहीं है इस सारे मामले का। रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करने से और रोयत से महकमा मौसमियात से मदद की तजवीज़ वफाकी वज़ीर की है, लेकिन ओवरऑल वफाकी वज़ीर साहब की तजवीज़ से उनकी मिनिस्ट्री ही लाइल्म नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाहौर में मासूम बच्ची की ज़्यादती के बाद कत्ल के वाक़े की। मुल्ज़िम की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। बच्ची का मामू तमजीद इस हवाले से झूठ बोलता रहा है। बच्ची के मुल्जिम मामू ने तमाम सवालों के जवाब में झूठ बोला है। पॉलीग्राफ रिपोर्ट में यह सामने आ गया है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में लाहौर में जो मासूम बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल हुआ था उस हवाले से पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। क्या क्या सवाल पूछे गए थे ये जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा दुआ मिर्जा से, जिनके इस मासूम बच्ची का मामू झूठ जवाब देता रहा। दुआ बताइए। जी बिल्कुल, लोहारी के इलाके में 18 दिसंबर 2018 को ये मामला हुआ था जहां पर 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी। बच्ची के मामू तमजीद का पॉलीग्राफी टेस्ट कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक तमजीद के पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और तमजीद ने टेस्ट में तमाम सवालात के जवाब में झूठ बोला। तमजीद समेत 4 अफराद के DNA भी करवाए गए थे। DNA रिपोर्ट आने पर मजीद हकाइक भी वाज़ेह हो जाएंगे और आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के बाद कत्ल भी साबित हो चुका है। तमाम जो सवालात थे तमजीद से किए गए थे आयशा से ज्यादती के हवाले से, उसमें उसने झूठ बोला है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें दुआ मिर्जा। इसके साथ ही पब्लिक न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। रमशा कंवर और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।